आमतौर पर जब भी किसी बड़े फिलोसोफर या थिंकर की बात आती है, हम उनकी बायोग्राफी से शुरू करते हैं, राइट? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम उस रूल को बिल्कुल तोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि खुद ओशो का मानना था कि किसी की भी बायोग्राफी दरअसल सिर्फ उसके ईगो यानी अहंकार की कहानी होती है। तो नो डेट्स, नो प्लेसेस। आज हम सीधे एक ऐसी फिलॉसफी के कोर में डाइव इन करेंगे जो हमारी इस मॉडर्न मैकेनिकल लाइफ की फाउंडेशन को ही हिला देती है। हम एक ऐसे विचारक की बात कर रहे हैं जो दुनिया के सारे बिलीफ सिस्टम्स को, हर एक मान्यता को पूरी तरह से डिसमेंटल करना चाहते थे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ओशो का ये कथन इंस्टेंटली हमारी एक्सपेक्टेशंस को सबवर्ट कर देता है। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था कि वो किसी भी चीज में विश्वास नहीं करते, यहां तक कि विश्वास करने के कॉन्सेप्ट में भी नहीं। चाहे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो या कैथलिक, उनका अल्टीमेट मकसद हर तरह के बिलीफ सिस्टम को तोड़ना था। और देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो किसी पुराने विश्वास की जगह कोई नया डॉगमा फिट करना चाहते थे। उनका सीधा सा पॉइंट था कि जब हम बिलीफ सिस्टम्स में उलझते हैं तो हम दरअसल खुद को बांध लेते हैं। इस फिलॉसफी का बेसिक मकसद इंसान को उसके सबसे शुद्ध आदि रूप में वापस लाना है। इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल वर्ड में समझाया जा सकता है, डीप्रोग्रामिंग। सोचिए, बचपन से ही हमारे दिमाग में धर्म, समाज और सफलता को लेकर कितनी सारी बातें प्रोग्राम कर दी जाती हैं। ओशो का सिखाना था कि इस डीप रूटेड प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से क्लीन करना बहुत जरूरी है, और वो भी बिना किसी नई प्रोग्रामिंग के। जब दिमाग से ये सारी फीड की हुई बातें हट जाती हैं तो इंसान वापस इनोसेंट यानी एकदम मासूम हो जाता है। और जब हम अपने भीतर थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो हमें एक शून्य मिलता है। बुद्धा ने इसी शून्य को, इस एब्सोल्यूट नथिंगनेस को निर्वाणा कहा है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां कोई विचार नहीं है, माइंड पर कोई बोझ नहीं है, बस एक गहरा ठहराव है। लेकिन इस शून्य तक, इस निर्वाणा तक पहुंचने में सबसे बड़ी दीवार क्या है? वो रुकावट है ईगो। आमतौर पर हमें लगता है कि ईगो का मतलब बस खुद पर घमंड होना है, लेकिन ध्यान दीजिए, ओशो के अनुसार ईगो दरअसल एक मास्क है, एक कवर अप है जो इंसान के गहरे इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाता है। बचपन से हमें कॉन्टिन्यूसली सिखाया जाता है कि तुम काफी नहीं हो, तुम्हें लाइफ में कुछ बनकर दिखाना है, इतिहास में नाम लिखवाना है। इस कुछ ना होने के डीप पेन को छुपाने के लिए ही इंसान ईगो का सहारा लेता है। ये बेसिकली एक बनावटी खोल है जो हम पहन लेते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम दुनिया में कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब ये ईगो का स्नोबॉल इफेक्ट एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इसे समझाने के लिए एक बेहद मजेदार कहानी है। एक साधु थे जो गहरे ध्यान में थे और एक चूहा उनके पास आकर खेलने लगा। एक दिन एक बिल्ली ने उस चूहे पर हमला किया। साधु को दया आई तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस चूहे को एक बड़ी बिल्ली बना दिया। कुछ दिन सब शांत रहा, फिर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। साधु ने उसे चीता बना दिया। फिर एक शेर आया तो साधु ने उसे भी शेर बना दिया। लेकिन अब उस शेर ने खुद उस साधु पर ही हमला कर दिया। गुस्से में आकर साधु ने अपना जादू वापस लिया और वो शेर वापस से चूहा बन गया। एक्चुअली हमारा ईगो भी बिल्कुल इस चूहे की तरह ही बड़ा होता जाता है। हम थोड़ा सा कुछ हासिल करते हैं, फिर और बड़ा ईगो पाल लेते हैं, और आखिर में ये हमारी ही शांति को खा जाता है और हम पर एक लंबा चौड़ा बोझ बन जाता है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे ईगो की वजह से पूरी दुनिया जीतने वाले इंसान भी अंदर से इंटेंसली खोखले और असुरक्षित हो सकते हैं। टेक नेपोलियन बोनापार्ट फॉर एग्जाम्पल। असलियत में उनकी हाइट 5 फीट 6 इंच थी, जो उस टाइम के एवरेज फ्रेंच आदमी से ज्यादा ही थी। लेकिन ब्रिटिश कार्टूनिस्ट ने उनकी इमेज एक गुस्से वाले छोटे कद के आदमी के रूप में बना दी, लिटिल बोनी। नेपोलियन इस कैरिकेचर से इतने चिढ़ गए थे कि उन्होंने लिटरली ब्रिटिश गवर्नमेंट तक को डिप्लोमेटिक नोट्स भेज दिए कि इन कार्टून्स को बैन किया जाए। कैन यू बिलीव दैट? ये क्लियरली दिखाता है कि जब ईगो हावी होता है तो रियलिटी चाहे जो भी हो, छोटी से छोटी आलोचना भी इंसान को बुरी तरह हिला के रख सकती है। और अगर किसी को लगता है कि ये तो सदियों पुरानी बातें हैं, तो जरा आज के आधुनिक दौर में झांक कर देखिए। हमारे आसपास के बिलीनियर्स और वर्ल्ड लीडर्स भी इस ईगो के ट्रैप से बचे नहीं हैं। इलॉन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं, उन्होंने फ्रीक्वेंटली अपनी लोनलीनेस और एक्सट्रीम स्ट्रेस के बारे में ओपनली बात की है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जो 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, उनका ध्यान अभी भी इस बात पर अटका रहता है कि उन्हें नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला, और वो आज भी कंपैरिजन्स में उलझे रहते हैं। मतलब, चाहे कोई दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान ही क्यों ना बन जाए, ईगो हमेशा और ज्यादा की डिमांड करता है। ये एक ऐसी भूख है जो लिटरली कभी शांत नहीं होती।
Now what's really interesting about this is कैसे ये पूरी सोसाइटी इस ईगो और कंपैरिजन को एक हथियार की तरह यूज करती है। ओशो कहते हैं कि जेलसी यानी जलन सोसाइटी का एक सबसे बड़ा डिवाइस है। हम सब एक ऐसी एंडलेस सर्कुलर लैडर पर खड़े हैं जहां हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे दिखता ही है। कोई ज़्यादा सुंदर है, कोई ज़्यादा अमीर है, किसी के पास बेटर कार है। समाज हमें इस कंपैरिजन के लूप में इंटेंशनली उलझा कर रखता है ताकि हम हमेशा दौड़ते रहें, हमेशा आगे निकलने की इस अंधी होड़ में लगे रहें और कभी एक सेकंड रुककर ये ना सोचें कि क्या हम वाकई खुश हैं। तो इस एंडलेस भागदौड़ से निकलने का रास्ता क्या है? ओशो का बहुत ही डायरेक्ट जवाब है जीरो हो जाना। यह शून्य होने का कॉन्सेप्ट दरअसल ये दर्शाता है कि जब हम सोसाइटी के बनाए इस कंपैरिजन को छोड़कर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, तब एक मैजिक होता है। जब ईगो खत्म होता है तब हमारी असली खासियत बाहर आती है। फिर इंसान बिना किसी एंजाइटी, बिना किसी कंपैरेटिव टेंशन के काम करने लगता है। फिर चाहे कोई पेंटिंग बनाए या कोडिंग करे, उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता। वो बस एक नदी की तरह अपनी नेचुरल फ्लो में अपने आप आगे बढ़ने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे बिल्डअप होता है, क्योंकि ये फिलॉसफी सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। इसका असर रियल लाइफ में कैसे दिखता है, इसके लिए हम विजेता दहिया की बोल्ड करियर जर्नी को देख सकते हैं। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने गुड़गांव की एक टॉप एमएनसी में जॉब की और 10 महीने में छोड़ दी। फिर उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हाईली कवेटेड सरकारी नौकरी मिली, जिसके लिए लोग सालों प्रिपरेशन करते हैं। 3 साल बाद उन्होंने वो भी छोड़ दी। फिर एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, उसे भी 3 महीने में छोड़ दिया। अब देखिए, ये कोई फेल होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी के उस मैकेनिकल ट्रेडमिल से कॉन्शियसली उतरने का एक बहुत बड़ा स्टेप था। तो विजेता ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने एम्बिशन को रेजोनेंस से रिप्लेस कर दिया। एम्बिशन सीधे ईगो से आती है, जो हमेशा कहती है कि मुझे बाकियों से आगे निकलना है। लेकिन रेजोनेंस का मतलब कुछ और ही है। इसका मतलब है वो काम करना जिसमें आपकी इनर वॉइस पूरी तरह अलाइन हो जाए, एक ऐसी स्टेट जहां काम खुद एक मेडिटेशन बन जाए। विजेता ने आगे चलकर फिल्मिंग, एक्टिंग और राइटिंग को चुना। उन्होंने अवार्ड विनिंग वेब सीरीज और फिल्में बनाई, किताबें लिखी, क्योंकि जब मैकेनिकल एम्बिशन को छोड़कर रेजोनेंस को चुना जाता है तो सक्सेस बाई प्रोडक्ट बन जाती है और सबसे बड़ी बात, इनर पीस साथ आती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, आज की मॉडर्न दुनिया और ये कॉर्पोरेट कल्चर आखिर चाहता क्या है? सोसाइटी हमारी सेल्फ अवेयरनेस नहीं चाहती, वो हमारी एफिशिएंसी चाहती है। और सच्चाई यही है कि एफिशिएंसी इज अ क्वालिटी ऑफ मशीन्स। कुशल होना तो मशीन्स का काम है। ध्यान दीजिए, मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में इंसान को अपनी क्रिएटिविटी भुलाकर सिर्फ एक सिस्टम का एक पुर्जा, एक कॉग इन द व्हील बनने को कहा जाता है। ये फैक्ट्री मॉडल हमें कंप्लीटली मैकेनिकल बना देता है, जहां शायद पैसे और स्टेटस तो मिल जाएं, लेकिन प्रोसेस में हम अपने आप को पूरी तरह से खो देते हैं। और पता है सबसे स्केरी बात क्या है? यह मैकेनिकल जिंदगी सिर्फ ऑफिस डेस्क तक लिमिट नहीं है। हमारी आम जिंदगी में सोशल मीडिया सबसे बड़ा ट्रैप बन चुका है। क्यों लोग घंटों बिना सोचे समझे फोन स्क्रॉल करते रहते हैं? क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस की जीरो प्रेजेंस है। टेक कंपनीज और पुराने एग्जीक्यूटिव्स ने ओपनली ये बात मानी है कि उनकी ऐप्स को मेटिक्युलसली डिजाइन किया जाता है प्योरली हमारे दिमाग को हैक करने के लिए। हमारी हर एक टैप ट्रैक की जाती है। हम ऑनलाइन शॉपिंग के इन्फिनिट लूप्स में फंसे रहते हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग होश में नहीं हैं। लोग एग्जैक्टली एक प्रोग्राम मशीन की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। और इस ईगो और मैकेनिकल लाइफ का इम्पैक्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल की खुशी तक नहीं रुकता, इसका एक बहुत बड़ा मैक्रो इफेक्ट है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, जब लोग माइंडलेसली कंज्यूम करते हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना स्टेटस और ईगो फ्लॉन्ट करने के लिए, तो इस ओवर कंजम्पशन का डायरेक्ट असर क्लाइमेट चेंज, राइजिंग CO2 एमिशंस और ग्लोबल पोल्यूशन पर पड़ता है। इट्स ऑल कनेक्टेड। दूसरी तरफ जरा सेल्फ अवेयरनेस की पावर को देखिए। जब इंसान जागरूक होता है तो वो इस टॉक्सिक सर्कुलर लैडर से बाहर निकल आता है। उसे अपने काम में खुशी मिलती है और इससे सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ ही नहीं बल्कि ग्लोबली पूरी दुनिया थोड़ी बेहतर बनने लगती है। तो आज इस डीप चर्चा को हम एक ऐसे पॉइंट पर रोकते हैं जिस पर हम सभी को सीरियसली सोचना चाहिए। क्या हम एक्टिवली अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल, कॉन्शियस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, या फिर हम बस सोसाइटी के बनाए हुए उस टेम्पलेट पर, उस सर्कुलर लैडर पर एक मशीन की तरह ब्लाइंडली भाग रहे हैं? अपने ईगो और इस एंडलेस कंपैरिजन से आगे निकल कर देखिए, क्योंकि इस मैट्रिक्स से बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानना और पूरी तरह से जागरूक होना। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली चर्चा में।